अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और तमाम दुख और तकलीफ़ परेशानियों से दूर रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे और मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। व्यूअर्स, आज की स्टोरी एक ऐसी औरत के बारे में होने वाली है कि जिसका सामना बचपन में वैम्पायर से हुआ था और फिर उसको तकरीबन 40 साल बाद दोबारा से उसी जगह जाना पड़ा जहाँ पर उसने बचपन में वैम्पायर को देखा था। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भी अपना कोई हॉरर रियल स्केरी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी और ख़ामोश जगह पर बैठ जाइए क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी एक ऐसी औरत के बारे में है कि जिसके बचपन में उसकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ था कि जिसे वो आज तक नहीं भुला सकी। और उस हादसे के तकरीबन 40 साल बाद दोबारा से उसको फिर उसी जगह जाना पड़ा। उस औरत का नाम मेहरुन्निसा है और ये बात तब की है जब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। फाइनेंशियली ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिच थे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच थे। उनके दादा के नाम काफ़ी सारी ज़मीनें थीं और बेसिकली वो एक देहात से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी पूरी फैमिली गांव में ही रहा करती थी। बस मेहरुन्निसा के फादर, उनकी मदर और मेहरुन्निसा सिटी वाली साइड पर शिफ्ट थे और वो मेहरुन्निसा के बचपन से ही शहर में रहा करते थे। बस कभी कभार जो है वो अपने गांव आ जाया करते थे मेहरुन्निसा के दादा वगैरह, चाचू और ताया वगैरह से मिलने। उनके गाँव में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कि बहुत अच्छे तर्ज पर बनी हुई थी और गांव के तमाम पुराने और रवायती घरों से काफ़ी अलग थी और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी महंगी हवेली थी। तो ये तब की बात है कि जब मेहरुन्निसा 12 साल की थी और अपने वालिदैन के साथ अपने गांव गई हुई थी। बस वो कुछ दिन की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव गए थे और उससे पहले जब मेहरुन्निसा अपने गांव गई थी तो वो काफ़ी छोटी थी और उसको उस बारे में कुछ याद नहीं था कि उससे पहले वो कभी इस जगह आई थी या नहीं आई थी। अब उसकी जो एज है वो 12 साल थी, मतलब जब उसने होश संभाला तो अभी उसका पहला चक्कर था उस गांव में। तो उस गांव में पहुंचते ही वो हवेली के अंदर एंटर हुए। तो हवेली के अंदर एंटर होते ही मेहरुन्निसा ने देखा कि दरवाजे से अंदर एंटर होते सामने बड़ी सी दीवार पर उसके चाचू और ताया बू की तस्वीर लगी हुई थी और उन दोनों के मुंह से ऐसे लग रहा था कि जैसे खून बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो। और उनके गले में कॉलर थे, मतलब जो रुमाल टाइप बांधा हुआ होता है वो ब्लैक कलर का दोनों के गले में। और वो तस्वीरें ऐसे लग रही थी कि जैसे वो दो इंसान नहीं बल्कि दो कठपुतलियाँ हैं। और बताता चलूँ कि उस टाइम उसके ताया और चाचू दोनों का इंतकाल हो चुका था और उन दोनों की शादी भी ना हुई थी। बस मेहरुन्निसा के फादर की शादी हुई थी। उसके अलावा उसके ताया और चाचू दोनों कुंवारे ही फौत हो गए थे और बस दादा ज़िंदा थे और उनकी फैमिली में कोई भी पर्सन नहीं था। ना ही उसके दादा की कोई और बेटियां थीं, ना ही कोई फूफा वगैरह और ना ही कोई और। बस अब उसकी फैमिली में उसके दादा, उसके माँ बाप और वो ख़ुद थी। और उस हवेली के कुछ मुलाजिम थे जिसमें से एक खादमा थी कि जिसको मेहरुन्निसा देखते ही काफ़ी खौफज़दा हो गई थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि मेहरुन्निसा उसको देखते ही खौफज़दा हो गई थी और रोने लगी थी। लेकिन उस खादमा ने कहा कि मेहरुन्निसा को मुझे दे दें, मैं इसके साथ खेलती हूँ और इसका दिल बहलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेहरुन्निसा की वालिदा ने कहा कि हमारे साथ हमारी पर्सनल मेड आई हुई है और मेहरुन्निसा उसके साथ बहुत अटैच है और उसके अलावा किसी के पास नहीं सोती, तो आप इसकी फ़िक्र छोड़ दें, वो इसको संभाल लेगी, आप परेशान ना हो। लिहाजा वो खादमा वहाँ से चली गई और ये सब लोग लॉन में बैठ गए
और आपस में बातें करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही वो खादमा आती थी सामने तो मेहरुन्निसा अपनी वालिदा को चिपक जाती थी और आकर उनके पास बैठ जाया करती थी और काफ़ी डरी डरी सी लगती थी। तो मेहरुन्निसा की वालिदा उसका ये रवैया देखकर काफ़ी हैरान हुई कि ये इस तरह क्यों कर रही है। लिहाजा मेहरुन्निसा की वालिदा ने मेहरुन्निसा से कहा कि तुम उस खादमा के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रही हो। वो बेचारी दुखी हो जाएगी कि मुझ में ऐसा क्या है कि ये बच्ची मुझसे डर रही है और मेरे इसके सामने आते ही ये बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। तो मेहरुन्निसा ने अपनी वालिदा से कहा कि मुझे ये खादमा ज़रा पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। ये कह के मेहरुन्निसा हवेली के अंदर चली गई और उसकी मेड भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई और मेहरुन्निसा अपनी मेड को लेकर अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर दोनों बैठ गए और आपस में बातें करने लगे, वैसे ही इधर उधर की और गांव के बारे में। बहरहाल अब रात हो चुकी थी और सारे अपने अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। मेहरुन्निसा के दादा भी अपने कमरे में चले गए थे और मेहरुन्निसा के वालिदैन भी, लेकिन मेहरुन्निसा अपनी मेड के साथ सोया करती थी तो वो अपनी मेड के साथ अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। तो बताता चलूँ ये काफ़ी पुराने अरसे की बात है। तो उस टाइम बिजली वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो इसीलिए पूरी हवेली में कैंडल्स वगैरह जली हुई होती थी और उनकी मध्यम मध्यम और सुनहरी रोशनी पूरी हवेली में फैल रही होती थी और कमरों में भी हल्के हल्के दिए जले हुए होते थे। अब मेहरुन्निसा बेड पर अपनी मेड के साथ सोई हुई थी कि अचानक से उसको ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगी कि जैसे कोई बहुत ज़ोर से खुर्रा रहा हो और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा हो। मेहरुन्निसा को काफ़ी डर सा फील हुआ तो उसने अपनी मेड को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो मेड ना उठी और उसने आगे से कोई जवाब भी ना दिया, ना हिली। मेहरुन्निसा ये देखकर काफ़ी हैरान हुई कि आज मेड को क्या हुआ है। ना ही वो जवाब दे रही है और ना ही वो उठ रही है। लिहाजा उसने उसको दोबारा नहीं उठाया और ख़ुद बेड से उठी और खिड़की की जानिब जाने लगी जो रूम में खिड़की लगी हुई थी। उससे वो देखती क्या है कि वही खादमा जिससे वो काफ़ी चिढ़ रही थी, उसके दोनों हाथ उसने हवा में फैलाए हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे और वो आसमान की तरफ देखकर काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। ये देखकर मेहरुन्निसा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई और सोचने लगी कि ये खात्मा कर क्या रही है। अभी वो उसको इसी हालत में देख ही रही थी कि वो खात्मा बाहर लॉन से हवेली के मेन दरवाजे से अंदर जाने लगी। तो मेहरुन्निसा को भी तजस्सुस हुआ और उसको क्यूरियोसिटी सी हुई कि ये अब अंदर क्या करने आ रही है। लिहाजा वो अभी 12 साल की थी और बच्चों वाला ही दिमाग था उसका, तो अपने कमरे से बाहर निकल गई बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छुपके से, देखने के लिए कि अब खात्मा करती क्या है। और वो उसको देखने लगी और उसका छुप छुप कर पीछा करने लगी पिलर्स के पीछे से। तो देखती क्या है कि वो खात्मा उसके दादा के कमरे की तरफ जा रही थी, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से उसका पीछा करने लगी। और जैसे ही वो खात्मा उसके दादा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया। तो मेहरुन्निसा भी पड़े हुए टेबल के पीछे से छुप कर देखने लगी कि वो अंदर कर क्या रही है। अभी मेहरुन्निसा देख ही रही थी उसे कि इतनी देर में उससे गलती से टेबल पे पड़ा हुआ स्टील का गिलास नीचे गिर गया और उसकी आवाज़ से वो खात्मा फ़ौरन पीछे देखने लगी। वो जान चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लिहाजा मेहरुन्निसा बिल्कुल चुप करके उस टेबल के अंदर दुबक कर बैठी रही और वो खात्मा उस कमरे से निकलकर हवेली से बाहर चली गई। तो मेहरुन्निसा भी भागकर जल्दी से अपनी मेड के पास चली गई कमरे में और चादर ऊपर ओढ़कर कांपते हुए बेड पर लेट गई। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खात्मा कर क्या रही है। उसने दोबारा से अपनी मेड को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेड दोबारा ना उठी। तो किसी तरीके मेहरुन्निसा सो ही गई और जब उठी तो सुबह हो चुकी थी और हर कोई उठ चुका था और उसकी मेड उसके साथ नहीं थी। तो जैसे वो मुंह हाथ धोकर बाहर गई तो सारे लॉन में बैठे हुए थे, लेकिन उसके दादा वहाँ पर नहीं थे और वो खात्मा भी वहाँ मौजूद नहीं थी। कितनी देर में वो देखती क्या है कि वो खात्मा दादा के कमरे में से बाहर आ रही थी और सीधा लॉन की तरफ आ गई। तो सब ये देखकर काफ़ी हैरान हुए कि उस खात्मा के होंठ पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था
तो सब ने उससे पूछा कि तुम्हारे होंठ पर क्या हुआ है। तो उस खात्मा ने कहा कि मेरा होंठ गलती से दांत के नीचे आ गया, जिसकी वजह से यहाँ से खून निकलने लगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जाओ, जल्दी से इसके ऊपर पानी गिराओ और इसको साफ़ करो और कोई मेडिसिन लगा लो ऊपर। तो वो खात्मा फ़ौरन से हवेली के अंदर चली गई। इतनी देर में मेहरुनिसा ने क्या देखा कि उसका दादा भी जो है वो अपने कमरे से बाहर आ रहा था। तो जैसा कि उसके चाचू और ताया की तस्वीर पर जो है उन्होंने ब्लैक कलर का कॉलर जो है उसको गले में पहना हुआ था, अब उसके दादा ने भी बिल्कुल वैसा ही ब्लैक कलर का कॉलर मतलब रुमाल अपने गले में पहना हुआ था। और जैसा कि वो सब लोग जानते थे, मेहरुनिसा की वालिदा भी और मेहरुनिसा के वालिद भी, कि जब उसके चाचू ने इसी तरीके का काला रुमाल अपने गले में बांधा था तो उसी के 1 से 1.5 माह के अंदर उनकी वफ़ात हो गई। फिर उसके ताया अबू ने भी ऐसा ही कुछ किया और उनकी भी 1 से 1.5 माह के अंदर ही वफ़ात हो चुकी थी। लेकिन कोई भी इस चीज़ के बारे में सवाल नहीं करता था, ना ही किसी ने इसके चाचू और ताया से सवाल किया था और ना ही अब इसके कोई दादा से सवाल कर रहा था कि उन्होंने ये काला रुमाल क्यों बांधा है, कि जैसे जो भी ये सब कुछ कर रहा है उसने सबके माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन इतना तो वो सब जान चुके थे, मेहरुनिसा के वालिद और वालिदा, कि अब इनके दादा का वक्त नज़दीक आ चुका है और वो अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके दादा 1-1.5 महीना तो क्या हफ्ता भी सही से जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और एक हैरानी की बात तो ये है कि जब भी उनके गले में काले रंग का कॉलर या कपड़ा वो पहन लेते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे उनके जिस्म में से पूरा खून ही ख़त्म होने लग गया हो और उनकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ जाती थी। और वो एक चीज़ ज़रूर कहते थे, जब भी वो एक काले रंग का रुमाल बांधते थे तो ये लाजमी कहते थे कि उनकी एक तस्वीर खींची जाए और उसका बड़ा सा प्रिंट निकलवाया जाए। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया कि वो लोग ऐसा क्यों कहते थे। लिहाजा इस बात को तकरीबन 4 दिन गुजर चुके थे। तो यह 5वें दिन की बात थी कि रात हो चुकी थी और सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा रहे थे। तो आज मैंने मेड से कहा कि मुझे अपनी वालिदा के साथ सोना है। लिहाजा वालिदा ने कहा कि नहीं, तुम मेड के साथ ही सो जाओ। और मेरे काफ़ी इसरार करने के बाद भी जो है मुझे वालिदा के साथ ना सोने दिया गया। हालांकि मेरी वालिदा ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। अपने घर में, जो हमारा घर शहर में था, वहाँ पर कभी उन्होंने मुझसे इस तरह नहीं किया था। लेकिन जहाँ वो बिल्कुल मुझे अपने साथ सुलाने से इनकार कर रही थी और कह रही थी नहीं, तुम हमारे कमरे में नहीं सो सकती। पता नहीं वहाँ आकर उनको क्या हो गया था। तो लिहाजा वो अपनी मेड के साथ ही सो गई। तो अभी वो लेटी ही थी कि उसको दोबारा से वही आवाज़ें आने लगी जो कि उस दिन आई थी, बिल्कुल वैसे ही। तो आज उसने सोचा कि अभी तो उसकी मेड जाग ही रही होगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हम अंदर आए हैं। तो उसने लिहाजा दोबारा से अपनी मेड को बुलाया और उसको जागने के लिए कहा। लेकिन उसकी मेड जो है वो सो चुकी थी दोबारा से, और बिल्कुल ऐसे सो चुकी थी कि मानो कि वो बेहोश हो गई हो। और मेहरुनिसा की किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। लिहाजा मेहरुनिसा फिर से उठी और खिड़की की तरफ गई। तो फिर से उसने देखा कि वो जो है खात्मा उसी तरह हाथ आसमान में फैलाए, बाल खोले और अपना मुंह ऊपर आसमान की तरफ करके अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। और इस दफ़ा तो वो कुछ पढ़ भी रही थी किसी और ही ज़ुबान में। और ये अमल वो 4 से 5 मिनट करने के बाद दोबारा से हवेली के अंदर जाने लगी। इस दफ़ा तो मेहरुनिसा ठान चुकी थी कि मैं देख कर ही रहूँगी कि वो दादा के कमरे में जाकर करती क्या है। और वो फिर छुप छुप के दीवारों के पीछे से होती हुई उस खात्मा का पीछा करने लगी। तो देखती क्या है कि वो खात्मा दोबारा से उसके दादा के कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब उसने देखा कि उसके दादा की गर्दन पे बांधा हुआ काला कपड़ा खोल रही थी और काला कपड़ा खोलते ही उसने अपना मुंह बिल्कुल उनकी गर्दन के ऊपर झुका दिया और ऐसे आवाज़ आने लगी कि जैसे वो कुछ पी रही हो। और बहुत अजीब अजीब आवाज़ें भी साथ साथ निकालने लगी। जैसे ही उसने अपना मुंह ऊपर किया तो मोमबत्ती की हल्की हल्की रोशनी में नज़र आ रहा था कि उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मेहरुनिसा हक्का बक्का रह गई और मानो कि उसे सकता हो गया हो। लेकिन वो दीवार के पीछे खड़ी हुई थी और उस खात्मा को ज़रा नज़र नहीं आ रही थी। ये अमल करने के बाद उस खात्मा ने वो काला रुमाल दोबारा से उनकी गर्दन पे बांधा
और उसके दादा के कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से बाहर निकल गई और हवेली से बाहर चली गई। ये देखने के बाद मेहरुन्निसा काफ़ी देर एक ही जगह पर जमी खड़ी रही। उससे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किस तरीके अपने कमरे में जाए। थोड़ी देर बाद जब उसके जिस्म में जान आई तो वो हल्का हल्का करके अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खिड़कियों को भी बंद कर दिया और अपनी मेड के साथ जाकर लेट गई। उसने दोबारा से मेड को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेड तो ऐसे सो रही थी कि जैसे उसको किसी ने नशा दे दिया। वो किसी तरीके डरते डरते काफ़ी देर बाद सो ही गई और जब सुबह उसकी आंख खुली तो देखती क्या है कि उसकी वालिदा और वालिद दोनों रो रहे थे और घर के तमाम मुलाजमीन भी रो रहे थे। तो उसको पता चला कि ये सब इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उसके दादा की वफ़ात हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो रात वाला सारा नज़ारा उसकी आंखों के आगे दोबारा आने लगा कि जो वो खादमा रात को कर रही थी, और वो बिल्कुल सहम कर एक कोने में बैठ गई। उसको अपने दादा के इस दुनिया से चले जाने का भी काफ़ी अफसोस था, लेकिन उसको इस चीज़ की भी बहुत हैरानी और काफ़ी डर और खौफ था कि वो खादमा ने ही उनके साथ सब कुछ किया है। लिहाजा उसके दादा की तमाम रसूमात को किया गया, उनकी तदफीन की गई, जनाजा वगैरह पढ़ाया गया और उससे 3 दिन बाद उनकी कुलखानी करवाई गई। और मेहरुन्निसा अब काफ़ी डिप्रेस हो चुकी थी, मतलब वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ना ही अपनी वालिदा ना ही अपने वालिद को सही तरीके से बुलाती थी और ना ही उनसे सही तरीके से बात करती थी। ये देखकर मेहरुन्निसा के वालिद और वालिदा काफ़ी परेशान हुए और सोचने लगे कि अब हमें यहाँ से शहर वापस जाना चाहिए। बेशक छुट्टियाँ तो भी रहती थी, लेकिन वो बस अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहते थे। अभी मेहरुन्निसा के दादा को फौत हुए 4था दिन था कि वही खादमा एक बड़ी सी तस्वीर लेकर उसके दादा की, कि जिसमें उन्होंने वही काला रुमाल अपनी गर्दन पर बांधा हुआ था और जो तस्वीर उन्होंने कुछ दिन पहले खिंचवाई थी, वही तस्वीर उसने बड़ी सी प्रिंट में एक फ्रेम में लगाकर और उन दोनों की तस्वीर के साथ लगा दी, मतलब उसके चाचू और उसके ताया की तस्वीर के साथ लटका दी। और हैरानी की बात तो ये थी कि इसके बारे में उससे किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया, ना ही उसके वालिद ने, ना ही वालिदा ने और ना ही घर के किसी मुलाजमीन ने। मैं ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी जो कुछ भी उस हवेली में चल रहा था, लेकिन बस मैं अब जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी और मैं ज़िद करने लगी कि मुझे यहाँ एक भी दिन और नहीं रहना। और मेरी काफ़ी ज़िद करने के बाद मेरे वालिद और वालिदा तैयार हो गए शहर जाने के लिए, लेकिन वो खादमा पत्नी क्यों मेरे वालिद को वहाँ पर रोकने पर काफ़ी इसरार कर रही थी कि आपके वालिद को फौत हुए अभी तो कुछ ही अरसा हुआ है, गिनती के 4 दिन हुए हैं और आप लोग अभी से जा रहे हो। और वो मेरे वालिद की तरफ काफ़ी शैतानी नज़रों से देख रही थी, लिहाजा वो अब वहाँ किसी सूरत नहीं रुकना चाहती थी। मेहरुन्निसा ने काफ़ी फोर्स करने के बाद अपने घर वालों को, मतलब अपने वालिदैन को मना लिया शहर वापस जाने के लिए, और वो वहाँ से हमेशा के लिए दोबारा शहर वापस चले गए और कभी उस हवेली की तरफ दोबारा रुख ना किया। अब मेहरुन्निसा की उम्र 52 साल हो चुकी थी और उसके वालिदैन फौत हो चुके थे और वो शहर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी, मतलब वो नॉवेल्स और आर्टिकल्स वगैरह लिखा करती थी और किताबें भी, और उनको पब्लिश भी करवाया करती थी और अपने काम के साथ काफ़ी बिज़ी रहती थी। और उसने शादी भी ना की थी और जो सब कुछ उसके साथ हवेली में हो चुका था वो सब कुछ भूल चुकी थी और उसके बाद से वो कभी हवेली की तरफ नहीं आई थी। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि उसको फिर से 40 साल बाद दोबारा उस हवेली की तरफ जाना पड़ गया। तो 40 साल बाद फिर से मेहरुन्निसा को उसी हवेली की तरफ वापस जाना पड़ा कि जिसके साथ उसकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थीं बचपन की, और वो इन 40 सालों में तकरीबन बिल्कुल उस वाक़यात के बारे में भूल चुकी थी। तो हुआ यूँ था कि मेहरुन्निसा की एक फ्रेंड थी जिसके हस्बैंड जो है वो सॉन्ग वगैरह के लिरिक्स भी लिखते थे और उसका म्यूज़िक वगैरह भी डिज़ाइन किया करते थे, और वो एक अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उनको एक न्यू म्यूज़िक डिज़ाइन करना था और म्यूज़िक की थीम कुछ ऐसी थी कि म्यूज़िक विलेज टाइप था, ओल्ड वाइब्स थी उसके अंदर। तो उनको वो म्यूज़िक डिज़ाइन करने के लिए किसी ऐसे एरिया की तरफ जाना था जहाँ से उसको गांव वगैरह की वाइब आ सके। तो उनका नाम अकरम था और उनकी वाइफ जो कि मेहरुन्निसा की दोस्त थी
उनका नाम अलीना था। तो अलीना को मेहरुन्निसा ने काफ़ी अरसा पहले जो है वो अपने गांव की हवेली के बारे में बताया हुआ था। ये इतने ही बताया था कि उनके साथ उस हवेली में क्या हुआ था या उनके साथ क्या इंसिडेंट्स हुए थे। वैसे उसको अपने गांव की उस हवेली और अपनी ज़मीनों और जायदाद वगैरह के बारे में बताया हुआ था। तो वो बात अलीना के भी जहन में थी। तो उन्होंने अपने शोहर को कहा कि अगर वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है कि जहाँ पर जाकर वो अपने म्यूज़िक को अच्छे से बना सकें और उनको बिल्कुल वैसी ही वाइब आ सके कि जैसा वो म्यूज़िक डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फ्रेंड है मेहरुन्निसा, उसके गांव में एक हवेली है और वो गांव काफ़ी पुरानी तर्ज का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि जहां पर आप इस म्यूज़िक को अच्छे से जो है वो बना सकें, तो मैं मेहरुन्निसा से बात करूंगी और मुझे पक्का यकीन है कि वो मान जाएगी और फिर हम उसके साथ वहां जाकर कुछ दिन वहां पर स्टे कर लेंगे। आप अपने म्यूज़िक को अच्छे से वहाँ पर डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो उसका शोहर अकरम ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको वैसे भी किसी विलेज एरिया वगैरह में तो जाना ही था और इस बारे में उसको काफ़ी ढूंढना वगैरह भी था कि कौन सा विलेज इस टाइप का होगा जहाँ पर वो रहकर इस तरह का म्यूज़िक डिज़ाइन कर सके। लिहाजा उसने अपनी वाइफ को कहा कि हाँ ठीक है, तुम कल ही जाके अपनी फ्रेंड मेहरुन्निसा से बात करो इस बारे में। तो अलीना अगले ही दिन मेहरुन्निसा के पास गई और उससे कहने लगी कि तुमने मुझे एक दफ़ा बताया था ना कि तुम्हारे गांव में एक हवेली है। मेहरुन्निसा हवेली का नाम सुनकर एक दफ़ा बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद उस हवेली का नाम सुन रही थी और वो उसके बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। तो उसने कहा हाँ मैंने तुम्हें बताया था, क्यों क्या काम है? तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को एक न्यू म्यूज़िक डिज़ाइन करना है और वो थोड़ा विलेज टाइप का म्यूज़िक होने वाला है, उसमें ओल्ड वाइब्स हैं। तो उनको किसी विलेज वगैरह में जाकर जो है उस म्यूज़िक को डिज़ाइन करना है ताकि वो अच्छे से उस एनवायरनमेंट के अंदर जा सकें और म्यूज़िक को और अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तो ऐसा करते हैं कि तुम भी हमारे साथ ही चलो, 15 से 20 दिन वहाँ पे रहेंगे। तुम भी जो अपने स्ट्रेसफुल वर्क से जो है थोड़ा रेस्ट कर लेना, मेरे हस्बैंड वहाँ पे अपना काम कर लेंगे और हम दोनों वहाँ पर एंजॉय कर लेंगे। तो मेहरुन्निसा के जहन में वही बचपन की तमाम यादें दोबारा से गर्दिश करने लगी और वो अपनी फ्रेंड अलीना को कहने लगी कि मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें वहाँ जाना ही है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ अकेली चली जाओ, मैं वैसे भी थोड़ी बिज़ी हूँ, अपने आर्टिकल्स वगैरह पर वर्क कर रही हूँ, तो तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन अलीना ने उसको काफ़ी इंसिस्ट किया कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे जो हस्बैंड है वो तो अपने म्यूज़िक को डिज़ाइन करने में बिज़ी होंगे, तो मैं वहाँ पर बोर ही हो जाऊँगी, तो हम दोनों होंगे तो कम से कम गाँव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बिज़ी रहेंगे, तो मुझे भी बोरियत का ज़रा एहसास ना होगा। लिहाजा अलीना ने किसी तरीके मेहरुन्निसा को मना ही लिया और वो 2 दिन बाद जो है वो उस गांव में जाने के लिए रेडी हो गए। अकरम ने अपने तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को पैक किया। इन लोगों ने अपनी तैयारी की और अपना सारा सामान गाड़ी में रखा और उस गांव की तरफ रवाना हो गए। अब जैसे ही मेहरुन्निसा उस गांव की तरफ जा रही थी, वो भी 40 साल बाद, तो उसके जहन में वही तमाम वाक़यात दोबारा से आ रहे थे। उसने अपने माइंड को उधर से डाइवर्ट करने की कोशिश की और ख़ुद को अलीना के साथ बातों में गुम करने की कोशिश की ताकि वो ख्यालात उसके जहन में दोबारा ना आए। और तकरीबन 5 से 6 घंटे की मुसाफरत के बाद गांव के अंदर पहुंच गए थे। वो अपनी हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। अकरम वो गांव देखकर काफ़ी खुश हुआ था। वो तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम था और सूरज हल्का हल्का गुरूब हो रहा था। अकरम को उस गांव में से बिल्कुल वही वाइब्स आ रही थी कि जिस टाइप का उसने म्यूज़िक डिज़ाइन करना था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। हवेली के बाहर पहुंचते ही उनके जो मुलाजमीन थे, जो कि हवेली की टेक केयर किया करते थे और हवेली के केयर टेकर थे, वो गाड़ी के बाहर आते ही और गाड़ी के हॉर्न करते ही बाहर निकले। 2 मुलाजिम बाहर निकले जो गेट के पास ही बैठे हुए थे। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो मेहरुन्निसा को देखकर उनको पहचान ना पाए कि ये कौन है। तो मेहरुन्निसा ने उनको अपना तारुफ करवाया, तो उनके आने पर काफ़ी खुश हुए और कहने लगे कि 40 साल से इस तरफ का किसी ने रुख ही नहीं किया। तो मेहरुन्निसा ने उनको बताया कि उसके वालिदैन की वफ़ात हो चुकी है काफ़ी अर्सा पहले ही और उसके बाद उसने शादी ही नहीं की और ये भी इत्तेफाक से उनका अब दोबारा चक्कर लगा है यहाँ। ये कहकर वो लोग हवेली के अंदर चले गए और गाड़ी को एक जगह पार्क कर दिया। अकरम और उसकी वाइफ अलीना हवेली को एक्सप्लोर कर रहे थे
और उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि वो ऐसे गांव वाली साइड पर पहले कभी नहीं गए थे। लेकिन मेहरुन्निसा की नज़रें उसी खादमा को ढूंढ रही थी कि जिसके साथ बचपन में उसकी कोई अच्छी यादें नहीं थी। लेकिन वो उसको खादमा कहीं नज़र ना आई। बाकी 3-4 मुलाजमीन नज़र आए, वो भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक मुलाजमा बिल्कुल नई थी और वो काफ़ी यंग भी थी। तो मेहरुन्निसा बाकी सबसे पूछने लगी कि ये कौन है और वो खादमा कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि उस खादमा की तो वफ़ात हो चुकी है और ये उसी की भांजी है। ये सुनकर मेहरुन्निसा काफ़ी चौंक गई क्योंकि जब वो पिछली दफ़ा आई थी तो तब उसकी कोई भांजी वगैरह वहाँ पर नहीं थी। तो फिर वो पूछने लगी कि उसकी भांजी आई कहाँ से है। तो मुलाजमीन ने उनको बताया कि उस खादमा से पहले भी एक खादमा थी जो कि उसकी वालिदा थी और उनसे पहले भी जद्दी पुश्ती यहाँ पर उनके मुलाजमीन चलते आ रहे हैं। लिहाजा उसने अपनी वफ़ात से पहले अपनी भांजी को यहाँ पर बुला लिया था ताकि वो इस हवेली की खिदमत कर सके। मेहरुन्निसा को उसकी भांजी से भी बिल्कुल वैसे ही वाइब्स आ रही थी जैसी उस खादमा से आया करती थी। लिहाजा मुलाजमीन ने उन तमाम के कमरों को तैयार किया। अकरम के लिए मेहरुन्निसा के दादा के कमरे को तैयार किया गया और वो उसी कमरे में अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर और अपना सारा सामान लेकर उस कमरे में चला गया क्योंकि उसको अपने म्यूज़िक पे वर्क करना था। तो इसीलिए जो उसकी वाइफ थी अलीना, वो भी मेहरुन्निसा के साथ उसके कमरे में रुक गई ताकि उसका शोहर जो वो बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर अपने म्यूज़िक को डिज़ाइन कर सके। उस रात तो अकरम ने कोई काम ना किया और मेहरुन्निसा और अलीना भी काफ़ी थक चुकी थी, तो इसलिए वो लोग खाना खाकर जल्दी ही सो गए थे। अगले दिन वो सुबह सुबह ही उठ गए थे। सुबह सुबह उठकर अकरम अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर और अलीना और मेहरुन्निसा को साथ लेकर एक नहर के किनारे चले गए। अकरम वहाँ बैठकर अपने म्यूज़िक पर काम करने लगा और मेहरुन्निसा और अलीना जो है वो उस माहौल को एंजॉय करने लगे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो खाने पीने का सामान भी साथ लेकर गए थे और उनको गांव में इस दफ़ा काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेहरुन्निसा भी इस दफ़ा अपने गांव में काफ़ी एंजॉय कर रही थी। उनको उस गांव में 3 से 4 दिन हो चुके थे और उनके साथ अब ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। लिहाजा मेहरुन्निसा ने उस तमाम बचपन के वाक़यात को अपना बचपना समझा और सोचा कि तब मैं बहुत छोटी थी, तो हो सकता है कि मेरा जहन ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा था और ऐसा था कुछ भी नहीं और अभी तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको अब हवेली में 5वां दिन था और मेहरुन्निसा और अलीना अपने कमरे में सोए हुए थे। लिहाजा मेहरुन्निसा को फिर से वही वाली आवाज़ें आने लगीं जो उसको बचपन में आया करती थी और वो उन आवाज़ों को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि उससे उठने की ज़रा हिम्मत नहीं हो रही थी। बेशक वो उन आवाज़ों को महसूस कर रही थी, लेकिन गहरी नींद की वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था। लिहाजा जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे और अलीना भी उसके साथ नहीं थी। वो जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोया और अपने कमरे से बाहर निकली तो देखती क्या है कि अलीना और उसके शोहर अकरम दोनों जो है वो चेयर्स पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। और एक चीज़ देखकर उसके बिल्कुल होश उड़ चुके थे कि अकरम ने भी अपने गले में बिल्कुल वैसा ही काला रुमाल बांधा हुआ था और कोई उससे इस बारे में पूछ ही नहीं रहा था। वो जल्दी से उनकी तरफ गई और उनसे पूछने लगी कि तुमने अपने गले में रुमाल क्यों बांधा है। तो अलीना और अकरम ने उस बात का कोई जवाब ना दिया, जैसे कि उन्होंने उस बात को सुना ही ना हो, और इधर उधर की बातें करने लगे। अब मैं समझ चुकी थी कि जो कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ना ही वो मेरा बचपना था, बल्कि वो सब कुछ रियल में हुआ था और अब फिर से वही होने जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैंने रात का इंतज़ार किया ताकि रात को देखूं कि वो करती क्या है और इस दफ़ा उसको रंगे हाथों पकड़ लूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो ये जो कुछ भी करती थी वो रात को ही करती थी, चाहे वो दूसरी खादमा थी कि जिससे सामना मेरा बचपन में हुआ था, या चाहे अब वो इसकी ये भांजी है। हम लोग रात को अपने अपने कमरे में चले गए। अकरम जो है वो मेरे दादाजी के कमरे में चले गए और मैं और अलीना अपने कमरे में, और मैं बिल्कुल सीरियस बैठी हुई थी और अलीना मेरे से काफ़ी बातें करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैं उसको किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि मेरा ज़हन किसी और ही तरफ उलझा हुआ था। इतनी देर में अलीना जो है वो लेट गई और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में चली गई।
लेकिन मुझे नींद ज़रा नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं आवाज़ों का इंतज़ार कर रही थी। रात के 3 बज चुके थे और मुझे फिर से अब वो आवाज़ें आने लगी थीं। तो मैं जल्दी से भाग के खिड़की की तरफ गई और मेरी बचपन की वो तमाम बुरी यादें ताज़ा होने लगी थी। मैंने देखा कि वो उसकी भांजी बिल्कुल उसी तरीके से खुले बाल छोड़कर हाथों को आसमान की तरफ उठाकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी और साथ कुछ पढ़ भी रही थी। और 1 से 2 मिनट ये अमल करने के बाद वो हवेली के अंदर गई। इस दफ़ा मैं छुप छुप के उसका पीछा करने की बजाय सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तो उसके होश बिल्कुल उड़ गए और बिल्कुल ऐसे डर कर बात करने लगी कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्या कर रही थी? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस मेरा अंदर दम घुट रहा था तो मैं बाहर इसीलिए चली गई थी ताज़ा हवा खाने। और जब वो बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ के साथ साथ ऐसे लग रहा था कि कोई और भी बोल रहा हो, भारी सी आवाज़ में। पहले तो मुझे खौफ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने मुझसे इस लहजे से बात की तो मुझे काफ़ी खौफ आने लगा। लेकिन अब मेरी बातों में से खौफ ज़ाहिर हो रहा था और वो इस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो जो बिल्कुल नर्वस होकर बात कर रही थी, अब वो हंसने लगी थी, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी थी। और थोड़ी ही देर बाद वो हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ ज़ोर ज़ोर का कहके लगाकर हंसने लगी थी। और उसके दांत काफ़ी लंबे हो चुके थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। यह नज़ारा देखकर मैं उसी टाइम बेहोश हो गई और मुझे नहीं पता कि किसने मुझे मेरे कमरे में पहुंचाया और मैं कैसे वहां पहुंची। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरा सर काफ़ी चकरा रहा था। अचानक से मेरे जहन में वो बात आई जो रात को मेरे साथ हुआ था। तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागी। अलीना भी कमरे में मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर जाकर देखना चाहती थी कि अलीना के शोर अकरम के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लिहाजा जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि अकरम और अलीना एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि अकरम ने अभी भी वो काला रुमाल अपने गले में बांधा हुआ था और उसके मुंह की रंगत से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म में से खून का एक एक कतरा निकाल दिया गया हो। और उसकी वाइफ अलीना इस बारे में उससे कुछ पूछ ही नहीं रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी, और वो इसीलिए क्योंकि वो जो भी मखलूक थी वो जो है पूरे घर वालों को अपने कंट्रोल में कर लिया करती थी। इसलिए वो जो कुछ करती थी या जो कुछ लोगों की नज़रों के सामने हो रहा होता था वो उसको नज़रअंदाज कर दिया करते थे और उसके बारे में एक दूसरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया करते थे। लेकिन शायद बचपन से ही मेरे में कुछ ऐसी खासियत थी कि उसके इस माइंड कंट्रोल की पावर का मुझ पर कोई असर नहीं होता था और मैं ही सिर्फ उन चीज़ों को नोटिस करती थी और उनके बारे में सवाल किया करती थी। अब मैं समझ चुकी थी कि जो अकरम है इनका वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है और अगर हम ज़्यादा दिन इस हवेली में रहे तो वो ज़िंदा यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लिहाजा मैं जल्दी से उनकी तरफ गई और उनको कहा कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है सिटी में, और अगर वो काम आज ना किया गया तो मुझे काफ़ी नुकसान हो जाएगा और मेरा पूरा जो करियर मैं इतने सालों से बिल्डअप कर रही हूँ वो सारा ख़राब हो जाएगा और जो मेरी न्यू बुक पब्लिश होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी। ये बस मैं उनको बहाना लगा रही थी कि किसी तरीके एक दफ़ा बस उनको यहाँ से ले जाऊँ तो फिर हम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। तो अकरम ने कहा कि हाँ ऐसा करो ना, तुम लोग मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं तब तक यहीं पे हूँ। मैं तो अभी फ़िलहाल अपने म्यूज़िक पे काम कर रहा हूँ और अभी मेरा काफ़ी सारा म्यूज़िक जो है वो रहता है। तो तुम दोनों ऐसा करो कि तुम दोनों चले जाओ और जो भी तुम लोगों को वहाँ पर काम है वो सारा करके तुम लोग वापस आ जाना। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपका हमारे साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अलीना को जो है वो गाड़ी चलाना नहीं आती और मुझे भी आज काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। तो इसलिए मेरे से इतना जो है लंबा डिस्टेंस कवर नहीं किया जाएगा और आगे जाकर भी मुझे जो है वो अर्जेंट काम करने हैं, तो मुझे रास्ते में भी काफ़ी थकावट हो जाएगी। तो इसलिए आप काइंडली हमारे साथ चलें और अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जितना भी है वो अपने साथ उठा लें। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, हम बस उधर जो भी तुम्हारा अर्जेंट काम है वो करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, वरना हमें दोबारा ये इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा अपने साथ उठा कर लाने पड़ेंगे। लिहाजा मैंने उनको किसी तरीके फ़ोर्स किया कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट भी एक दफ़ा यहाँ से उठा लें। मुलाज़मीन है, हो सकता है किसी से कोई चीज़ ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए और ये काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप उनको भी साथ उठा लें। यह कहकर मैंने उनको अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लिया।
तो वो इस मामले से ज़रा खुश नहीं थी और उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। लिहाजा हमने जल्दी से सारा सामान समेटा, उसको गाड़ी के अंदर रखा और गांव से रवाना हो गए। अभी 1 से 2 मिनट का सफ़र ना किया था कि अलीना को पता नहीं अचानक से क्या हुआ। वो कहने लगी कि मेरा एक बहुत ज़रूरी सामान जो है वो हवेली के अंदर रह गया है। मैंने उससे पूछा क्या चीज़ रह गई है, तो उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। बस मेहरुनिसा को कहा कि तुम यार जल्दी से मेरे साथ हो, वो सामान उठा लाएं क्योंकि वो मेरा सामान बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं हम कब वापस आएंगे और उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन उसने अभी भी मुझे कुछ ना बताया कि वो किस सामान के बारे में बात कर रही है। लिहाजा मैंने अकरम भाई को गाड़ी मोड़ने को कहा, तो लिहाजा उसने कहा कि नहीं, हम पैदल ही जाकर ले आएंगे, गाड़ी वापस मोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप इधर ही वेट करें, बस हम दोनों अभी होकर आए, क्योंकि अभी वो हवेली से इतना दूर नहीं आए थे। तो मेहरुनिसा ने भी कहा कि चलो ठीक है कि हम पैदल ही चले जाते हैं, आप इधर ही हमारा वेट कीजिएगा। वो दोनों ये कहकर वहाँ से चली गए हवेली की तरफ। और जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुँचे तो मेहरुनिसा की दोस्त अलीना जैसे बेहोशी से उठ गई हो और वो कह रही थी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मेहरुनिसा ने कहा कि तुम्हें यहाँ से कोई अपना ज़रूरी सामान लेना था, वही तो तुम लेने आई थी और मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आई हूँ। तो अलीना ने कहा कि ज़रूरी सामान, मुझे तो कोई सामान नहीं उठाना था, मैं तो अपना सारा सामान पहले ही समेट कर गाड़ी में रख चुकी थी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा काफ़ी हैरान हुई और अकरम भाई के बारे में सोचने लगी, जो कि गाड़ी में बिल्कुल अकेले थे। उसने अलीना को कहा कि हमें जल्दी से गाड़ी की तरफ जाना चाहिए और मेहरुनिसा ने दौड़ लगा दी। तो अलीना भी उनके पीछे भागने लगी। गाड़ी के पास जाकर वो क्या देखते हैं कि गाड़ी के अंदर अकरम भाई मौजूद नहीं थे। इस बात ने मेहरुनिसा और अलीना को बहुत ज़्यादा हैरान किया। अकरम भाई का कहीं भी नामो निशान नहीं था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी अकरम भाई का कोई नामो निशान ना मिला। मेहरुनिसा समझ चुकी थी कि अकरम भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, जो उसके दादा के साथ हुआ था, जो उसके चाचू और उसके ताया अब्बू के साथ हुआ था। और अब अलीना भी बिल्कुल होश में आ चुकी थी और जो पहले किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं कर रही थी, वो भी अब हर चीज़ के बारे में सवाल कर रही थी। लिहाजा मैंने उसको काफ़ी हौसला दिया और उसको अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझना ही नहीं चाह रही थी। तो मैं उसको लेकर वहाँ से शहर की तरफ चली गई, क्योंकि वहाँ पे रुकना हमारा अब बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि हम दोनों की जान को भी ख़तरा था। और अलीना तो उस हादसे के बाद बिल्कुल एबनॉर्मल सी हो चुकी और उसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका था। लेकिन मैं, जो कि सारे मामलात को जानती थी, मैं इन तमाम सानेहा को भुला नहीं पा रही थी। लिहाजा मैंने दोबारा से गांव जाकर किसी से इस बारे में पूछने की कोशिश करने का फ़ैसला किया कि जाकर ज़रा पूछूं तो सही कि सब कुछ क्या है और ये उस हवेली में क्या चलता आ रहा है। लिहाजा मैं दोबारा से उस गांव की तरफ गई, लेकिन मैं हवेली की तरफ जाने की बजाय अपने उस मुलाजिम के घर गई, जो कि हवेली का काम 5 साल पहले ही छोड़ चुके थे। किसी तरीके मैंने उनका घर का पता किया और उनके घर गई, तो उनसे सारे मामले के बारे में पता किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने 5 साल पहले ये काम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस घर में जो जद्दी पुश्ती मुलाजमीन आ रहे थे, वो खादमाएँ आ रही थी, वो आज़मखोर मखलूक थी जो कि खुश शक्ल और नौजवान मर्दों का खून पीकर ज़िंदा रहती थी और इसी से उनकी लाइफ बढ़ती थी। जो पहले खादमा उसके बचपन में थी, उससे पहले भी काफ़ी मुलाजमीन इस तरह के थे वहाँ पर, उन्हीं के ख़ानदान से, और अब ये भांजी उनमें से आखिरी थी। और उसके बाद पता नहीं अब कौन उस हवेली में आने वाला था। ये तमाम बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैं एक दफ़ा दिल पर पत्थर रख कर दोबारा से उस हवेली की तरफ गई, क्योंकि वो जिसको भी मार दिया करते थे उसकी तस्वीर उस दीवार पर लगा दिया करते थे। लिहाजा जब मैं उस हवेली के अंदर गई और घर से अंदर एंटर हुई, तो मैंने देखा कि दीवार में मेरे दादा, ताया अब्बू और चाचू की तस्वीर के साथ अब अकरम भाई की तस्वीर भी मौजूद थी। ये देखकर मैं काफ़ी उदास हो गई और मेरी नज़र उस खादमा पर भी पड़ी और वो मुझे देखकर शैतानी नज़रों से हंस रही थी, बिल्कुल चुप करके। ये देखकर मैं बग़ैर कुछ कहे उस हवेली से बाहर निकल आई और मेरी आंखों से आंसू जारी थे और यूं ही आंखों में आंसू लेकर गांव से शहर की तरफ रवाना हो गई। और मैंने अपने साथ हुए इन तमाम हादसात और सानेहात के बारे में एक किताब लिखने का फ़ैसला किया। और ये मेहरुनिसा की ज़िंदगी का वो कड़वा सच था कि जिसको वो अपने मरते दम तक न भुला सकी।